हेलो एवरीवन। इस वीडियो से पहले मैंने 3 और वीडियोस रिलीज की थी और ये हमारी 4th वीडियो है और इस चैप्टर का एंड है। तो अगर आपने वो सारी तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स जो थे वो पहले हमारे लैंड करते हैं हमारी स्टिग्मा के ऊपर। उसके बाद हमारी पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है जो कि फिर पहुंचती है हमारे एंड पर। ओके, एंड पर आने के बाद वो एंटर करती है हमारे साइनर्जिड में। वहां तक हमने पढ़ लिया था। और उनकी जो मूवमेंट होती है वो गाइड करता है हमारा फिलीफॉर्म अपरेटस। सो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनर्जिड्स, जब हमारे एक साइनर्जिड में वो एंटर करते हैं, द पोलन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइनर्जिड्स। तो जो हमारे 2 मेल गैमीट्स जो होंगे वो उसको रिलीज कर देते हैं वो साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म के अंदर। अब वो 2 मेल गैमीट्स होंगे, वो एक मेल गैमीट होगा वो हमारा फ्यूज करेगा हमारे एग सेल के साथ, और जो हमारा दूसरा मेल गमीट होगा वो हमारा फ्यूज करेगा हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। वो मैं आपको अभी साथ साथ में बताऊंगी। वन ऑफ द मेल गमीट्स मूव टुवर्ड्स द एग सेल के पास जाएगा एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस। ओके, वो उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा एंड कंप्लीट सिनगमी। फर्टिलाइजेशन की अनदर टर्म होती है, उसको कहते हैं हम सिनगमी। तो अगर एग सेल के साथ हमारा एक मेल गमीट फ्यूज करता है उसको कहते हैं हम सिनगमी। और आपको पता ही है जब सिनगमी होती है यानी कि फ्यूजन होती है तो उसका रिजल्ट क्या बनता है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल जाइगोट। क्योंकि हमारे गमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं तो हमारा जो जाइगोट बनेगा वो होगा एक डिप्लॉयड सेल। अब एक जो मेल गमीट था वो तो फ्यूज कर गया हमारे एग सेल के साथ और उसने फर्टिलाइज करके जाइगोट बना दिया, लेकिन अब हमारे दूसरे मेल गमीट का क्या होगा। The other male gamete move towards the 2 polar nuclei located in the central cell. सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमने डायग्राम्स में भी देखा था। रुकिए मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। एक्चुअली वो हमारे यस हेयर इज द डायग्राम। देखिए यहां से एंटर जब हमारा किया पोलन ट्यूब ने, ये रहे हमारे साइनर्जिड्स। यहां पर रिलीज हो जाएंगे हमारे 2 मेल गैमीट्स। एक मेल गमीट जो होगा वो हमारा फ्यूज करेगा इस एग सेल के साथ और यहां पर बन जाएगा हमारा जाइगोट। लेकिन जो हमारा दूसरा मेल गमीट होगा वो फ्यूज होगा हमारे सेंट्रल सेल में प्रेजेंट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और देखिए ये 2 न्यूक्लियाई हो गए और एक जो हमारा आएगा वो होगा हमारा गमीट। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके, सो yes, here we were. It will move towards the 2 polar nuclei located in the central cell and fuses with them and produces a triploid. इसकी प्लॉइडी होगी 3 क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई की और एक जो होगी वो होगी हमारे गमीट की। And it forms the primary endosperm nucleus PEN. As it involves the fusion of 3 haploid nuclei. इसमें होगी 3 haploid nuclei, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। ये जो लाइन्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीधे सीधे नीट में आ जाती हैं। देखिए आपकी दो मेल गमीट्स थे, 2 टाइप की फ्यूजन हुई। एक फ्यूजन जो हुई उसको हम कहते हैं सिनगमी और दूसरी होगी ट्रिपल फ्यूजन। वही यहाँ पे लिखा है, सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन सिनगमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, 2 टाइप की फ्यूजन्स हुई, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, एन इवेंट विच इज यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा जाता है। उसके बाद the central cell after the triple fusion becomes the primary endosperm cell and develops into the endosperm, while the zygote develops into an embryo. Okay, zygote जो होगा वो बाद में डेवलप हो जाता है हमारे एम्ब्रियो में, और जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारे एंडोस्पर्म में जब वो डेवलप हो जाता है। ओके, नाउ हियर वी कैन सी, ये रहे हमारे साइनर्जिड। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी हमारे जो साइनर्जिड्स होंगे वो डीजेनरेट होंगे।
ओके। और हमारा जाइगोट बनेगा, जाइगोट होता है हमारा 2n, इसकी प्लॉइडी होती है 2n, क्योंकि ये 2 हैप्लॉइड गैमीट्स की फ्यूजन से बना है, यानी कि सिनगेमी से बना है। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय सिनगेमी एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय ट्रिपल फ्यूजन। और जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इसकी प्लॉइडी होती है 3n, और जो हमारे एंटीपोडल सेल होंगे वो बाद में डीजनरेट होने लगेंगे। अब ये जो डायग्राम्स है इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले कौन सा बनता है हमारा एम्ब्रियो। सबसे पहले हमारा बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ओके, आप ऐसा रख सकते हैं अपने दिमाग में कि सबसे पहले कोई भी चीज होगी वो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में होगी, यानी कि ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर मतलब सर्कुलर शेप में होगा। उसके बाद बनता है हमारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, एंड उसके बाद हमारा बनता है जो प्रॉपर हमारे स्ट्रक्चर बनेगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, यहाँ पर डाइकॉट का दिखाया गया है, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए, फर्टिलाइजेशन तो हमने पढ़ ली, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है और हमारा जाइगोट बन चुका है, जो कि आगे कन्वर्ट होगा हमारे एम्ब्रियो में, और हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होगा वो कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म में। तो उसके लिए आफ्टर इवेंट्स जो हैं वो अब हम पढ़ेंगे। Following the double fertilization, the events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit. अब क्या होगा, हमारे जो ओव्यूल होगा वो सीड में कन्वर्ट होगा, और हमारी जो ओवरी होगी वो होगी हमारी कन्वर्ट फ्रूट में। इन सबको कहते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, एंडोस्पर्म जो होता है हमारे एम्ब्रियो बनने से पहले बनता है। अब यहाँ लिखा है क्यों, कि ऐसा क्यों होता है। जो हमारा एंडोस्पर्म होता है उसने देनी होती है नरिशमेंट हमारे एम्ब्रियो को, दैट्स व्हाई एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट एम्ब्रियो से पहले हो जाती है। ओके, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। The cells of these tissue are filled with reserve food materials। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एम्ब्रियो को ग्रो करना है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो हमारा जो एंडोस्पर्म होगा वो पहले डेवलप होगा और प्रोवाइड करेगा उस न्यूट्रिशन को हमारे एम्ब्रियो को। In the most common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei. The stage of endosperm development is called as free nuclear endosperm। कभी कभार हमारा जो एंडोस्पर्म होता है वो बहुत ज्यादा डिविजन्स करता है और बहुत ज्यादा फ्री न्यूक्लियाई बनाता है। इस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की स्टेज को कहते हैं हम फ्री न्यूक्लियर एंडोप्लाज्म। Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular। अब जब हमारे न्यूक्लियस होंगे बहुत ज्यादा, अगर फ्री न्यूक्लियाई हैं, उनके अराउंड सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, तो वो सारे जो एंडोस्पर्म होंगे वो सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएंगे। The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but a free nuclear endosperm, and the surrounding white kernel is the cellular endosperm। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो नीट में पूछा जाता है। जो हमारा कोकोनट होता है, आपने देखा होगा उसके अंदर एक वाटरी सब्सटेंस होता है, वो और कुछ नहीं हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो व्हाइट कर्नेल पार्ट जो हम खाते हैं वो होता है हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। एंडोस्पर्म में either be completely consumed by the developing embryo। कभी कभार होता है जो हमारा एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूज अप हो जाता है हमारे एम्ब्रियो, मतलब हमारा एम्ब्रियो उसको कंप्लीटली यूज कर लेता है। और कभी कभार होता है कि जो हमारा एंडोस्पर्म जो है वो रह जाता है हमारे स्ट्रक्चर में, यानी एम्ब्रियो के बाहर। ओके, सो एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, मतलब एंडोस्पर्म वैनिश हो गया, उस स्टेज को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस कंडीशन। नॉन एंडोस्पर्मस जो होते हैं वो होते हैं हमारे पी, ग्राउंडनट, बीन्स, जो कि आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर आपने 11th पढ़ी है
तो इसकी फैमिली को हम बोलते हैं फेबेसिए फैमिली। Okay, endosperm may either be completely consumed by the developing embryo before seed maturation. या तो हमारा एंडोस्पर्म जो होगा वो completely used up हो चुका होगा, और it may persist in the mature seed, या फिर वो present होगा हमारे mature seed में, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारी कैस्टर एंड कोकोनट में। ओके, कोकोनट में तो हमने बता दिया जो हमारा फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जो हमारा सेलुलर न्यूक्लियस जिसको हम खाते हैं वो प्रेजेंट होता है, कैस्टर में भी वैसा ही होता है, एंड इट कैन बी यूज्ड अप ड्यूरिंग आवर सीड जर्मिनेशन। ये एग्जांपल्स आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यानी कि इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ, जो हमारे नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं उसमें हमारा एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होता है, जिसकी एग्जांपल है हमारी फेबेसिए फैमिली, पी ग्राउंडनट बीन्स। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, हमारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, उन सीड्स को बोलते हैं हम एंडोस्पर्मस सीड्स, फॉर एग्जांपल इन कैस्टर एंड इन कोकोनट। ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। मैंने आपको बताए थे दो एंड होते हैं, एक होता है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, एक होता है हमारा चिलाजल एंड। ओके, हमारे साइनर्जिड्स और एग सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे, तो हमारा एम्ब्रियो जो होगा वो भी वहीं डेवलप होगा। Micropilar end of the embryo sac where the zygote is situated. Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed. मोस्टली जो जाइगोट्स होते हैं वो तभी डिवाइड कर पाते हैं जब उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म वहां पर बन चुका होता है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है हमें अश्योर करता है कि हमारे एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन मिल रहा है। Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, embryogeny, are similar in both monocots and dicots. Okay. Now, figure 1.13 depicts the stage of embryogeny in dicot, जो कि मैंने आपको लास्ट पेज पे दिखाई थी, जो कि हम completely यहाँ पर अच्छे से समझेंगे जो हमारी डायग्राम्स हैं वहाँ पर। The zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently to the globular embryo, heart-shaped embryo and mature embryo. देखिए ये है हमारा, यहाँ पर बनेगा हमारा प्रो एम्ब्रियो पहले, ओके, एंड देन इट विल फॉर्म अ ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन it will form a heart-shaped embryo and then it will form a mature embryo. A typical dicot seed consists of an embryonal axis. Embryonal axis जो होता है वो एक्सिस होता है जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा एपिकोटाइल और नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोकोटाइल। यानी कि आप समझ सकते हैं एक लाइन टाइप स्ट्रक्चर जिसके ऊपर और नीचे एक के पार्ट्स जो होते हैं उनको हम एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होते हैं। सो एक डाइकॉट एम्ब्रियो में सबसे पहले होता है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस और होते हैं दो कॉटिलेडन्स, तभी तो उसका नाम डाइकोटिलेडनस है ना, दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyl. कॉटिलेडन के जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आएगा उसको हम कहेंगे एपिकोटाइल, और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर आएगा उसको हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल टर्मिनेट्स विद द प्लीम्यूल और स्टेम टिप। एपिकोटाइल देखो, एपिकोटाइल होता है ऊपर और हमारी स्टेम ग्रो करती है ऊपर, और इससे हमें पता लगता है कि एपिकोटाइल जो होगी वो हमारी टर्मिनेट होगी हमारी स्टेम टिप में, जिसको हम कहते हैं प्लूम्यूल। ये आप अच्छे से लर्न रखिएगा। एपिकोटा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसके ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे एपिकोटाइल और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हाइपोकोटाइल। ऊपर वाला पार्ट है जो एपिकोटाइल, वो हमारा जब टर्मिनेट होगा ऊपर को, ऊपर होती है हमारी स्टेम टिप और उसको बोलते हैं, हमारी स्टेम टिप जो होती है हमारी ग्रो करती है हमारी प्लीम्यूल से। और अगर हम नीचे की बात कर लें, नीचे जो प्रेजेंट होगा हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस में, यानी कि हमारे डाइकोटिलेडन्स के जो नीचे होगा वो होगा हमारा हाइपोकोटाइल, और वो टर्मिनेट होगा हमारी रूट टिप में, क्योंकि रूट हमारी नीचे होती है और उसको बोलते हैं हम रेडिकल। तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे।
द रूट टिप इज कवर्ड बाय अ रूट कैप। ये आप सबको पता है कि डाइकॉट्स में एक रूट टिप जो होती है वो कवर्ड होती है हमारे रूट कैप से। Embryos of monocotyledonous possess only one cotyledon. Okay, and ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द ग्रास फैमिली द cotyledon is called as a scutellum। जो हमारे मोनोकॉट्स होते हैं उसमें जो एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है उसको ग्रास फैमिली में हम कहते हैं स्क्यूटेलम। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। वो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होगा उसके एक साइड पर ही प्रेजेंट होते हैं। At its lower end of the embryonal axis, it has a radicle and root cap enclosed in an indifferentiated sheath. It is called as coleorhiza। और जो हमारे embryonal axis में upper level होगा in the attachment of scutellum, it is the epicotyle, and epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed within a follicular structure, the colleptile। तो मैं इसको जल्दी से आप सम अप कर देती हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले जो हमने अभी छोड़ा जो कि था हमारा मोनोकॉट्स में हमारा यानी कि हमारा मोनोकॉटिलेडन में जो एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है, हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस एक साइड पर प्रेजेंट होगा, लेटरल एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगा और हमारा एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा। अब वो जो कॉटिलेडन होगा उसमें जो हमारा ऊपर होगा वो होगा एपिकोटाइल, और उस एपिकोटाइल जो होगा ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कोलियोप्टाइल जो ऊपर को जाएगा कोलियोप्टाइल, और हमारा जो नीचे होगा वो होगा हाइपोकोटाइल। हमारा रेडिकल जो होगा वहां प्रेजेंट होगा, और जो नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं कोलियोराइजा। ओके, यही इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा ग्रास फैमिली है उसमें जो हमारा एक मोनोकॉटिलेडन है उसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम। ये सारी टर्म्स आप लर्न कीजिएगा। और उसी तरीके से हमारा डाइकॉटसीन मैंने आपको बताया जिसमें हमारे दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे एपिकोटाइल जो कि टर्मिनेट करेगा प्लिम्यूल यानी कि शूट टिप में, और नीचे वाला जो होगा पार्ट वो हमारा टर्मिनेट करेगा रेडिकल यानी हमारी रूट टिप में। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं पीछे जाकर। Now we will be talking about our seeds. In angiosperms, the seed is the final product of sexual reproduction. जब sexual reproduction हो जाती है, the end product जो हमारा बनता है वो होता है हमारा seed. It is often described as a fertilized ovule. एक ovule जो होगा जब वो fertilize हो जाता है उसके बाद वो form करता है seeds को. Seeds are formed inside the fruits. A seed typically consists of a seed coat. एक सीड में यूजुअली होता है एक सीड कोट, उसमें हो सकता है एक कॉटिलेडन या दो कॉटिलेडन। ओके, एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस जैसे कि हमने पीछे बात की। द कॉटिलेडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स जनरली थिक एंड स्वोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लेग्यूम्स। मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, यानी कि हमारे जो सीड्स होते हैं हो सकता है कि वो नॉन एल्ब्यूमिनस हो और या नॉन एल्ब्यूमिनस और हमारा एक्स एल्ब्यूमिनस सेम चीज है। ओके, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, जैसे कि हमने पहले भी बात की जिसमें रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होगा, यानी कि एंडोस्पर्म पहले से यूज अप हो चुका होगा, उनको हम कहेंगे हमारे नॉन एंडोस्पर्मस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स मतलब एक्सेप्ट, as it is completely consumed during the embryo development। ये मैंने आपको पहले बता दिया है एंडोस्पर्म वाले टॉपिक में भी। इसकी एग्जांपल थी हमारी पी ग्राउंडनट वगैरह। Albuminous seeds retain a part of endosperm and is not completely used up during embryo development। कुछ होते हैं सीड्स वो होते हैं albuminous जहां पर हमारा जो एंडोस्पर्म होता है वो completely used up नहीं होता है हमारे embryo development में। उसके एग्जांपल्स हैं हमारी wheat, maize, barley, castor। Occasionally in some seeds such as black pepper and beet,
इसको अपनी एनसीईआरटी पे अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन ये लाइन जो है ये पूछी गई है बहुत ज्यादा बार। In some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. हमने आपको nucellus के बारे में बताया था, और कभी कभी होता है कि हमारे कुछ seeds होते हैं उसमें जो nucellus होता है वो persistent रह जाता है। persistent nucellus को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। ओके, तो ये हमारा देखा जाता है हमारे ब्लैक पेपर और बीट में। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, जो हमारी इंटेग्यूमेंट्स थी वो आगे जाके हमारे सीड कोट बना देती है। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर। अब देखिए हमारा जब सीड होता है हम उसको जमीन में लगाते तो हैं, अब कहीं से तो वो ग्रो करता है ना, यानी कि सीड्स कंप्लीटली जो होंगे वो सीड मतलब कोटेड नहीं होंगे ना, कहीं तो होगा, एक पोर तो होना चाहिए ना जहां से हमारा न्यू सीडलिंग निकलेगा। तो हमारा जो माइक्रोपाइल एंड है वहां पर एक स्मॉल पोर रह जाता है जो कि हेल्प करेगा हमारी एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन प्रोसेस। As the seed matures, its water content is reduced. जैसे जैसे seed mature होता है उसके अंदर का पानी जो होता है water content होता है वो reduce होता चलता है, and the seed becomes relatively dry. The general metabolic activity of embryo slowdowns. जो हमारा embryo था उसकी जो metabolic activity होगी वो हो जाएगी slow down, और जो embryo होगा it may enter a state of inactivity which is called as dormancy. और if the favorable conditions are available they germinate. ओके, तो जो हमारे सीड्स होंगे वो एक डॉर्मेंसी कंडीशन में चले जाएंगे, इनएक्टिव स्टेट में चले जाएंगे, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी वो दोबारा जर्मिनेट हो जाएंगे। As ovules mature into seeds, the ovary develops into fruit. जो हमारे ओव्यूल था वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारी जो ओवरी होती है वो हमारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। The transformation of ovules into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously. ये प्रोसेस हमारा साथ में चलता है, हमारे सीड और फ्रूट बनने का प्रोसेस। और हमारे जो ओवरी जो होता है वो डेवलप करता है एक वॉल ऑफ फ्रूट। आपको पता होना चाहिए कि हम फ्रूट की वॉल को कहते हैं पेरिकार्प। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी फ्रूट्स हो सकते हैं जैसे कि गावा, ऑरेंज, मैंगो एटसेट्रा, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग जब मार्केट में जाते हैं आप फ्रूट्स खरीदते हैं, आप बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज के आपको फ्रूट्स दिखते हैं जो कि फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, वो सारे आ जाते हैं हमारे फ्लैशी फ्रूट्स में। और हमारे दूसरे टाइप के फ्रूट्स आ जाते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। आप सभी खाते तो हैं ही, जैसे आलमंड, ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड वगैरह, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। Many fruits have evolved mechanism for the dispersal of seeds. और ये रहने दीजिए आप। In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, the other floral parts degenerate and fall off. However, in few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes to the fruit formation. Such fruits are called as false fruits. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉल्स फ्रूट्स की। देखिए, जब हमारा फ्रूट डेवलप हो रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हमारे सेपल और पेटल जो होंगे वो विदर कर जाएंगे, यानी कि वो टूट जाएंगे, और सिर्फ हमारे दो ही स्ट्रक्चर्स बनते थे, मेल एंड फीमेल गेमीट। अब जैसे जैसे हमारी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, फ्रूट बन रहा है, तो हमारे बाकी जो पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स, वो डीजनरेट हो जाते हैं। और लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारा जो थैलेमस होता है वो भी हमारा कंट्रीब्यूट कर देता है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। मतलब सिर्फ ओवरी ही नहीं, हमारा जो थैलेमस है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा फ्रूट फॉर्मेशन में। इन फ्रूट्स को कहते हैं हम फॉल्स फ्रूट्स, और इनकी एग्जांपल्स है हमारी एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, इनमें थैलेमस जो होता है इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फ्रूट फॉर्मेशन एंड दे आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट्स। लेकिन अगर सिर्फ जो हमारी ओवरी है वो हेल्प कर रही है फ्रूट की डेवलपमेंट में, उन फ्रूट्स को कहते हैं ट्रू फ्रूट्स, जो कि यूजुअली सभी फ्रूट्स होते हैं। Although in most of the species fruits are results of fertilization, there are a few species in which fruits develop without fertilization. देखिए, यूजुअली क्या होता है, हमारे फ्रूट्स जो होंगे फर्टिलाइजेशन की हेल्प से ही बनते हैं ना। तो अगर हमारे फ्रूट्स बन रहे हैं
लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, उन फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जिसकी एग्जांपल हमें दी गई है बनाना. बनाना इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless. देखिए, जब जहां पर फ्यूजन नहीं होगी वहां पर हमारी सीड्स भी नहीं बन पाएंगे. तो पार्थिनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से फ्रूट्स को डेवलप कर लेते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के, फॉर आवर कमर्शियल पर्पसेस. An example is our banana and these fruits are called as parthenocarpic fruits. अब देखिए, आपको यहाँ पे डायग्राम दी गई है. ये है हमारा थैलेमस, ये है हमारा सीड, और ये रहा हमारा एंडोकार्प, मीजोकार्प, और ये हमारा है एप्पल, और ये है हमारी स्ट्रॉबेरी. एप्पल और स्ट्रॉबेरी जो है, इसमें थैलेमस जो है वो भी पार्ट है हमारा फ्रूट फॉर्मेशन में, इसलिए ये फ्रूट्स हैं फॉल्स फ्रूट्स. और ये हमारे स्ट्रक्चर दिए गए हैं हमारे कुछ सीड्स के, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, ये मैंने आपको वैसे समझा दिए हैं पीछे. Seeds offer several advantages to angiosperms. Firstly, since the reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. देखिए, सीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स में. फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, जो हमारे पॉलिनेशन का प्रोसेस था और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था, ये हमारे वाटर पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो सीड फॉर्मेशन है उस पे वो ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats. जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीड्स में डॉर्मेंट स्टेज आती है, तो वो बेटर अडेप्ट कर पाते हैं डिस्पर्जल न्यू हैबिटेट्स में जाकर, and help the species to colonize the other areas. As they have sufficient food reserves, the young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. हमारे सीड्स में बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व होता है, तो जब तक हमारा सीडलिंग जो है वो छोटा है और कैपेबल नहीं होता फोटोसिंथेसिस के लिए, तब तक जो हमारा सीड है वो हमारी हेल्प करता है हमारे सीडलिंग को ग्रो करने में. The hard seed coat provides protection to the young embryo. Being the products of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variations. Seed is the basis of our agriculture. Agriculture के लिए देखिए, आप एग्रीकल्चर तो होता ही है आसपास, आपको पता तो है ही. तो सीड्स जो हैं वही हमारे मेन बेसिस हैं हमारे एग्रीकल्चर के. सीड्स के बिना हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे. डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स. हमारे जो सीड्स की डिहाइड्रेशन है और डॉर्मेंसी है वो हमें हेल्प करती है उन सीड्स को स्टोर करने में के लिए और पूरे साल हमें फूड प्रोवाइड करने के लिए, एंड ऑल्सो रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन. और जो हम स्टोर कर लेंगे सीड्स, नेक्स्ट सीजन में उनको दोबारा सो करके हम दोबारा अपने लिए फूड प्रिपेयर कर पाएंगे. और यहाँ पे बस वही लिखा है कि देखिए, सीड्स के बिना आप सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर हो पाता या नहीं हो पाता. ऑफ कोर्स नहीं हो पाता. This period varies again greatly. In few species, the seeds lose viability within a few months. कुछ seeds होते हैं वहाँ पर viability होती है हमारी कि उन germinate होने की capability. Okay? तो कुछ seeds होते हैं उनकी viability कुछ महीनों तक होती है. कुछ seeds होते हैं वो रह सकते हैं बहुत ज़्यादा सालों तक. कुछ seeds होते हैं वो hundreds of years तक रह पाते हैं. There are several records of very old yet viable seeds. कुछ बहुत ज़्यादा old लेकिन फिर भी germinate होने वाले seeds जो हैं उनका रिकॉर्ड किया गया है. The oldest is the Lupinus arcticus, which was excavated from Arctic tundra, जिसको Arctic tundra में हमें पाया गया था. जब जो सबसे ज़्यादा oldest और viable हमारा seed है, it is Lupinus arcticus, जिसको रिकॉर्ड किया गया है अराउंड 10,000 years of dormancy. और एक और हमारा है old seed which is our Phoenix dactylifera, which was discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. अराउंड 2000 years के लिए वो वायबल रहा था. ओके
Now we will end the chapter with our last topic, which is apomixis and polyembryony. तो apomixis और polyembryony के बारे में मैं आपको पहले जल्दी से शॉर्ट में बता देती हूँ. Apomixis होता है फॉर्मेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है लेकिन फिर भी सीड की प्रोडक्शन हो जाती है. और हमारी जो पॉलीएम्ब्रियोनी होगी इसमें क्या होते हैं, हमारे एम्ब्रियो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं विदाउट अ फर्टिलाइजेशन. ओके, सो वी विल रीड हियर. ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. यूजुअली जो हमारे सीड्स हैं वो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट हैं. A few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds. Seeds without fertilization is called as apomixis. Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. ये बहुत ज़्यादा important line है. The form of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction is apomixis. There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. Moreover, in many citrus and mango, varieties of some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing and protrude into the embryo sac and develop into embryos. In such species, each ovule contains many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is called as polyembryony. ये आ गई हमारी polyembryony, जिसमें क्या होता है, हमारे एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे, जिसकी हमें एग्जांपल्स दी गई हैं. हमारा सिट्रस एंड मैंगो, दे शो अर polyembryony, जबकि हमारी एपोमिक्सिस शो करती हैं हमारी एस्ट्रेसिए फैमिली और ग्रासेस. नाउ hybrid variety of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrids have tremendously increased productivity. One of the problems of hybrids is that hybrid seeds have to be produced every year. Hybrid seeds हमें regularly every year बनाने पड़ते हैं. If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid characters. Production of hybrid seeds is costly and hence the cost of hybrid seeds becomes expensive for the farmers. If these hybrid are made into apomix, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. Then the farmers can help on using the hybrid seeds to raise new crop every year and do not have to buy hybrid seeds every year. Because of the importance of apomixis in hybrid industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic gene into hybrid varieties. इस पैरा का सिर्फ ये मतलब था कि देखिए एपोमिक्सिस होती है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. ओके, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जो हमारे जीन्स जो होंगे वो वेरी नहीं करेंगे. यानी कि अगर हम हाइब्रिड वैरायटीज भी बना रहे हैं तो उसमें हमारे म्यूटेशंस वगैरह के कोई चांस नहीं है. और अगर उसमें चांस नहीं है तो हमें हमेशा के लिए जो हाइब्रिड वैरायटीज होंगी वो सेम इफेक्ट ही शो करेंगी, ना कि वेरिएशंस शो करेंगी. इसलिए जो एपोमिक्टिक सीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं ताकि इससे फार्मर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो. ओके, सो इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर एंड होता है. एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये लेक्चर. एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो. थैंक यू.